इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारी जो रेफरेंस बुक है वो है डी.आर. खुल्लर, क्योंकि प्रीलिम्स एंड मेंस के अकॉर्डिंग उसमें सारा कंटेंट बहुत अच्छे से क्लियर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो चैप्टर उसमें नहीं गिवन है, जो आपको आना ज़रूरी है। इसमें थोड़ी इंट्रोडक्शन रहेगी यूनिवर्स की, इसमें मोशन और मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ समझाए जाएंगे, जिनमें रोटेशन एंड रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट बताया जाएगा, अर्थ की इंक्लिनेशन का क्या रोल है ये एक्सप्लेन किया जाएगा। इसी में आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स का कंसेप्ट बताया जाएगा, जिसमें सारे कंसेप्ट्स आपके फर्दर क्लियर हो जाएंगे। डेट, टाइम एंड सीजन्स कैसे वेरिएशंस करते हैं, और टेम्परेचर का क्या रोल है अर्थ की सभी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने में, सन और बाकी प्लैनेट्स की रेलेवेंट पोजीशन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सारा बेसिक कंसेप्ट जो आज आपको कराया जाएगा अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, इसके बेसिस पर आपके इंडियन ज्योग्राफी के, क्लाइमेट के, वेदर के, सॉइल के सभी चैप्टर्स क्लियर होंगे। तो ये बेसिक नॉलेज आपको ज़रूरी है। तो आज उसी के ऊपर लेक्चर रहेगा। बहुत सारे एमसीक्यू इसी पार्ट में से आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, तो सभी कुछ ध्यान से सुनना है, याद रहे। ये सब कुछ बहुत डेप्थ में यूनिवर्स वाले चैप्टर में कवर होगा जब हम यूनिवर्स की स्टडी करेंगे। आज हम यूनिवर्स नहीं पढ़ रहे हैं, ये इंट्रोडक्टरी आस्पेक्ट है इंडियन ज्योग्राफी के लिए, तो इसमें उसी कंसेप्ट से हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। प्लैनेट्स के बारे में दो तीन बातें ही बताई जाएंगी, उससे ज़्यादा नहीं। तो डीप डेप्थ में, डिटेल में इंटरनेट पे सर्च करने ना बैठ जाना। उसके लिए वी हैव यूनिवर्स लेक्चर्स पहले भी दे दिए हैं, आगे भी देंगे, वो वहाँ पे कवर हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करें। चलिए, जब हम बात यूनिवर्स की करते हैं तो ऐसा कहा जाता है साइंटिस्ट के द्वारा कि लगभग बिग बैंग नाम की एक एक्टिविटी हुई थी, जिससे यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, जो एक डॉट से स्टार्ट हुआ। एक डॉट जिसका साइज बहुत कम था लेकिन जिसमें एनर्जी बड़े मात्रा में थी, यहाँ से यूनिवर्स क्रिएट हुआ, जो लगभग इस तरह की एक शेप ले गया और जो कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है टिल डेट। इसके लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं कि यूनिवर्स किस फॉर्म में, किस रेट पे एक्सपेंड कर रहा है, यूनिवर्स का साइज़ कितना है, इसका एक्सपेंशन कितना है। तो वो एक्सपेरिमेंट सभी चल रहे हैं। इस यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो इस यूनिवर्स में आपको बहुत ख़ास तरह की कुछ चीज़ें मिलेंगी जिनको हम नेबुलास कहते हैं। इन नेबुलास की बात करें, जिन्हें आप गैलेक्सीज भी कह सकते हैं, जो अलग अलग शेप की होती हैं, जैसे कैट आईज, जैसे एलिप्टिकल, सर्कुलर, स्फेरिकल, कई तरह की गैलेक्सीज आपको ऑब्जर्व होंगी। और इसी सभी तरह की गैलेक्सीज में से या नेबुलाज में से एक गैलेक्सी है जिस गैलेक्सी को आप मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इस मिल्की वे गैलेक्सी की अगर हम बात करें तो इस गैलेक्सी के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स। और स्टार्स माने कि बहुत सारे सन हैं, जो अभी मैं आपको समझाऊंगा। वो जो सन है जिसे रोमन लैंग्वेज में रोमन गॉड सोल कहा जाता है। तो अगर रोमन वर्ड्स की बात करें तो रोमन गॉड सोल जो है ये इक्विवेलेंट टू सन माना गया है। तो सोल माने कि सन, यहाँ से इस सन के इर्द गिर्द इकट्ठी होने वाली चीज़ों से सोलर सिस्टम क्रिएट होता है, जो कि सन की फैमिली के तौर पर काउंट होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें क्या क्या अब आपके साथ आ जाएगा। सबसे पहले एक सन आप देखते हैं, इसके अलावा आपकी जो अर्थ है वो पार्ट है प्लैनेट्स का, तो अर्थ आ जाती है, और अर्थ के साथ आप 8 प्लैनेट्स और ऐड कर लीजिए, तो इन टोटल 9 प्लैनेट्स हो जाते हैं। लेकिन जिसमें से 2006 के अराउंड इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन या यूनिट के द्वारा, IAU के द्वारा, जो 9th प्लैनेट प्लूटो है, इसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कौन सी चीज़ किन क्वालिफिकेशंस के बेस पर प्लैनेट बनती है, फिर वो कैसे ड्वार्फ प्लैनेट हो जाती है, ये आने वाले समय की बात है। वो सारी बातें, क्वालिफिकेशंस बता दी जाएंगी। अभी के लिए आपको समझना है अर्थ और उसके साथ के 8 प्लैनेट्स, सन, और इनके अलावा हर प्लैनेट के अराउंड कुछ उनके अपने सैटेलाइट्स घूमते रहते हैं। जैसे अर्थ का सैटेलाइट मून है, जुपिटर के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं, उसके बाद सैटर्न, जुपिटर के 12, सैटर्न के 9, देन यूरेनस के 5 मून हैं। तो इनको हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स, जो हमारे द्वारा छोड़े जाते हैं पर्यावरण की जानकारी के लिए, टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स के लिए, रिमोट सेंसिंग और मैपिंग के लिए, अदर एस्पेक्ट्स के लिए। वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, मैनमेड सैटेलाइट्स होते हैं, जिन्हें हम रॉकेट के माध्यम से लॉन्च करते हैं एस्केप वेलोसिटी के साथ, और वो फिर ऑर्बिट में आ जाते हैं, जो 2 तरह से लॉन्च किए जाते हैं। एक जो पोलर सिंक्रोनस होते हैं PSLV, और एक जो जियो सिंक्रोनस होते हैं GSLV। इनके अलावा जो सैटेलाइट्स हैं जैसे मून और अदर एस्पेक्ट्स हैं, ये नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। तो नेचुरल सैटेलाइट्स प्लस प्लैनेट्स प्लस सन
और कुछ ऐसे खंड जिन्हें एस्टेरॉइड मीटरॉइड्स कहा जाता है, ये सब मिल करके बनाते हैं एस्टेरॉइड मीटरॉइड, ये सब मिल करके बनाते हैं एक तरह का आपका सोलर सिस्टम। और इसमें से अगर आप अर्थ को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी चीज़ें आपको आकाश में नज़र आ रही हैं, जैसे कुछ प्लैनेट्स हैं तो आपको वीनस नज़र आ जाएगा अगर आप देखना चाहें। इसके अलावा आपको स्टार्स नज़र आ रहे हैं, सन एंड मून नज़र आ रहा है। ये सभी चीज़ों को आप सेलेस्टियल बॉडीज़ कह देते हैं। अर्थ से कनेक्टेड सभी बॉडीज़ को आप टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ कहते हैं, तो सेलेस्टियल बॉडीज़। क्लियर है जी कहानी? अब आप एक कंसेप्ट समझिए। एक गैलेक्सी है, सॉरी एक यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में कई सारे नेबुलास या यू कैन से गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। हर गैलेक्सी के अंदर मिलियंस ऑफ सन या यू कैन से स्टार एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उनमें से इतनी सारी मिलियन ऑफ गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है आपकी मिल्की वे, उसके मिलियन ऑफ सन्स में से एक सन है आपका, जिस सन के अराउंड 9 प्लैनेट है, उनमें से एक प्लैनेट है आपका अर्थ, जिसमें आप 2 फुट की जगह लेकर के खड़े। आप अंदाज़ा लगा लीजिए ब्रह्मांड में आपकी जगह ही क्या है, यूनिवर्स में आप कहाँ खड़े हैं, कहीं भी नहीं है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस है आपकी नॉलेज की, जिसके माध्यम से आप ये पता लगा पाए कि एक यूनिवर्स की मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी के बिलियंस सन्स में से एक सन के अराउंड जो प्लैनेट्स, उनमें से एक हमारा प्लैनेट है। दैट्स व्हाई यू आर इम्पोर्टेंट। ये विजडम आपके पास है। ओके तो कुल मिलाकर के इस तरह से ये सारा कंसेप्ट है, जिसको अब हम 1 बाय 1 चीज़ों के तौर पे समझना शुरू करते हैं। ये जो अर्थ एग्जिस्ट करती है, ये मिल्की वे में एग्जिस्ट करती है। जो ग्रीक्स हुआ करते थे लगभग आज से 2200 साल पहले, बड़े पैमाने पर इनको एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज की क्यूरियोसिटी रहा करती थी, तो इसी माध्यम से उस समय में इन्हें लगता था कि जैसे एक रिवर ऑफ मिल्क है, वो आकाश में कहीं फ्लो करती है। आज भी अगर आप लाइट्स सिटी में ना हो, या तो फिर आप विलेजेस में चले जाइए और मून उतना ना निकला हो, मून की लाइट ना हो, ऐसे में अगर आप स्काई को देखेंगे तो आपको एक वाइट कंसेप्ट नज़र आएगा, एक रिवर ऑफ वाइट फ्लूइड नज़र आएगी, जिसे आप आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी का पार्ट है आपकी अर्थ, आप उसी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अब हम इन्हें 1 बाय 1 टैकल करना शुरू करते हैं। ओके रुको, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप रात को आकाश देखते हैं तो आपको बहुत सारे स्टार नज़र आते हैं। अब हम कुछ कंसेप्ट करते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ में आपको कुछ बॉडीज़ ऐसी नज़र आएंगी जिनकी खुद की लाइट है और खुद की हीट, यानी कि इनके अंदर लाइट भी है और हीट भी है। कुछ बॉडीज़ ऐसी नज़र आएंगी जिनके पास नो लाइट और नो हीट। तो इसके बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं वो बॉडीज़ जिनमें लाइट एंड हीट हैं, दे आर ल्यूमिनेटिंग बॉडीज़, इन्हें हम ल्यूमिनेटिंग बॉडीज़ कहेंगे। और वो बॉडीज़ जिनमें नहीं है, जो बॉडीज़ दे आर नॉन ल्यूमिनेटिंग बॉडीज़। ओके, अब अल्टीमेटली होता क्या है, इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जितने भी स्टार्स हैं दे आर ल्यूमिनेटिंग बॉडीज़। और स्टार्स की खासियत क्या होती है कि उनके अंदर एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से हीट एंड लाइट क्रिएट हो रही है। तो इस कैटेगरी में अगर रखें तो हमारा सन एक स्टार है, और इस बेसिस पे देखें तो सन लाइट भी क्रिएट करता है और हीट भी कन्वर्ट करता है, क्योंकि सन के कोर में क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से हीट एंड लाइट क्रिएट होती है। और ये कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन। वेरी गुड। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो कि एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब में भी होता है, वही सन के बीच में होता है, और इसी की वजह से सन के कोर से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। तो इट इज़ अ स्टार, सन इज़ अ स्टार। अब अगर हम इस कमरे की बात करें तो इस कमरे में अभी अगर आप देखें तो ये जो बल्ब लगा हुआ है, ये ल्यूमिनेटिंग बॉडी है, ये अपनी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर इस कॉपी की बात करूँ तो नॉन ल्यूमिनेटिंग बॉडी है, इसकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं है, बल्ब से इस पर लाइट फॉल कर रही है, रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आइज़ में जा रही है और एक इमेज क्रिएट हो रही है जो परसेप्शन है। ये फेक है, माया है, जिसे माया जगत कहते हैं। अगर मैं अभी अभी लाइट बंद कर दूं, बुक खत्म हो गई है, बुक एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ओके, लेकिन अगर मैं अभी लाइट ऑन कर दूं, बुक फिर से एग्जिस्टेंस में आ गई है। तो कुल मिलाकर के इस कैटेगरी में अगर हम डालें तो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, ये सारे के सारे नॉन ल्यूमिनेटिंग बॉडीज़ हैं, जिसमें से हमारी अर्थ और बाकी के प्लैनेट्स आते हैं।
और इन प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स भी आते हैं, यानी कि मून। तो मून जो आपको चमकता हुआ नज़र आता है, इसकी खुद की कोई लाइट नहीं है। जब सन की लाइट उस पर रिफ्लेक्ट पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होकर के आपको मिलती है, तो मून एलिमिनेट होता है, मून जगमगाता है। इसी तरह से अगर आप चंद्र पर जाकर के पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी चमकेगी, क्योंकि पृथ्वी भी एक प्लैनेट है। प्लैनेट जो है ये एक वर्ड से आता है जिसका नाम है प्लैनेटे। प्लैनेटे का मतलब होता है वांडरर। वो जो वांडरर हैं, घूमते रहते हैं, तो क्योंकि ये सन के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए इन्हें वांडरर कहते हैं। वांडरर का मतलब है प्लैनेटे। प्लैनेटे से वर्ड आता है प्लैनेट्स, और ये प्लैनेट्स आपके सामने, जिसका एक हिस्सा अर्थ भी है। ये दोनों बातें आपको क्लियर हुई। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? द सन। अगर मैं सन की बात करूं तो ये सन ही है जो सभी प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, सभी प्लैनेट की वर्ड यूज़ करना गलत है, मिल्की वे में, गैलेक्सी में सोलर सिस्टम जो हमारी अपना सोलर सिस्टम है, उसके प्लैनेट्स की हीट एंड लाइट का सोर्स सन है। तो सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हम बात करते हैं स्टार्स की, तो सन तो हमें नज़र आता है और सारा कंसेप्ट हमारे पास एग्जिस्ट करता है। रात के अंधेरे में जो हम तारों को देखना शुरू करते हैं, वन बाय वन बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे रात अंधेरी होती चली जाती है, तो फिर वहाँ से हमें हीट एंड लाइट क्यों नहीं मिल रही, जबकि सन से तो हमें हीट एंड लाइट मिल रही है। सन के कंपैरेटिवली वो बहुत ह्यूमंगस है साइज में, अर्थ के कंपैरेटिवली भी वो बहुत ह्यूमंगस है, लेकिन हीट एंड लाइट हमें नहीं मिलती है और वो हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं। MCQ इस पे आया हुआ है, आंसर इज द डिस्टेंस। इसके डिस्टेंस को कैसे जस्टिफाई करें, अब चीज़ों को समझो। जब हम लाइट की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ द लाइट इज द फास्टेस्ट एस्पेक्ट। अगर आप एग्जैक्ट वर्ड में, एग्जैक्ट नंबर्स में कहें तो 2,97,600 किलोमीटर पर सेकंड ट्रेवल करती है लाइट। पर सेकंड बने 2,97,600 बने 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ट्रेवल करती है। ये अर्थ है। अर्थ का पूरा सरकमफ्रेंस जो है ये 40,075 किलोमीटर का है। और ये आपका इंडिया है। इंडिया का वेस्ट से ईस्ट, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश लगभग 2900 किलोमीटर का है। गुजरात से अरुणाचल जाने में कितना समय लगता है आप सब जानते हैं, फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन पे भी। इस इंडिया से आगे बढ़ते हैं, अर्थ के सरकमफ्रेंस पे आते हैं 40,075 किलोमीटर, लेकिन 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मैंने अर्थ के कितने चक्कर लगाती है लाइट इतनी देर में, जितनी देर में मैंने आंखें बंद की, 1 सेकंड में। आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इस स्पीड के बेसिस पर अगर हम देखें तो मून से, चंद्र से आप तक जब लाइट आती है, उसका मून से आप तक जब लाइट आती है तो उसका टाइम क्या है? सेकंड। इन अ सेकंड मून से आप तक लाइट पहुंचती है, तो मून इज इन द प्रॉक्सिमिटी, अर्थ से सबसे नियरेस्ट माना गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, सन से लाइट आप तक कितनी देर में पहुंचती है? 8 मिनट्स। तो मून से पहुंचती है इन सेकंड, सन से पहुंचती है 8 मिनट्स, और जो नियरेस्ट स्टार है आपके, सबसे नज़दीक वाला स्टार, वहां से लाइट आपके तक पहुंचती है 4 आवर्स। कैन यू इमेजिन द 4 आवर्स? 4 घंटों में लाइट आप तक आती है। तो कहाँ आपके पास, सॉरी 4 आवर्स कह रहा हूँ, 4 ईयर्स, इसको करेक्ट करो। ओके, तो कैन यू इमेजिन 1 सेकंड में मून से आना, 8 मिनट में सूर्य से आना, और सालों में आना स्टार से, वो जो नियरेस्ट है। तो जो फारदेस्ट स्टार्स हैं वहाँ से बिलियंस ऑफ ईयर्स में लाइट आप तक आ पाती है, बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो अल्टीमेटली इसी वजह से आप ये पता लगा सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ, जो लाइट है, जिस स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, इस रफ्तार से ट्रैवल करते हुए अगर वो बिलियन ईयर्स में आप तक पहुंच रही है, तो आप उसका डिस्टेंस इमेजिन कर लीजिए अर्थ से। इसकी वजह से वो आपको छोटे नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह से उनकी हीट एंड लाइट का आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं है। आई बात समझ में? अब जब आप बात करते हैं कि स्टार ट्विंकल करते हैं, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ में जो ट्विंकल नहीं करेंगी। जैसे वीनस आपको अमूमन ही नज़र आ जाता है, लेकिन वो ट्विंकल नहीं करता है। तो स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? अब इस चीज़ को समझना जरूरी है। चलिए समझ लेते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं लाइट के प्रोपगेशन की, तो लाइट के प्रोपगेशन के मीडियम होते हैं। डिफरेंट मीडियम में लाइट प्रोपगेट करती है, और हर मीडियम की अपनी एक डेंसिटी है। तो एक डेंस मीडियम से, एक जोन ऑफ डेंसिटी से दूसरे जोन ऑफ डेंसिटी में जाते जाते लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्लियर है ये बात? क्योंकि डेंसिटी उस मीडियम की बदल जाती है।
अब समझ लेते हैं इस चीज़ को। तो ये स्टार है, ये स्टार है, बना लेना अपने अच्छे से, ड्राइंग ज़्यादा नहीं आती। ये स्टार है, ये स्टार के इर्द गिर्द उसका अपना एक एटमॉस्फेयर है। ओके, अब यहाँ से सबसे पहले जब लाइट निकली तो इस एटमॉस्फेयर से जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुई तो पहले यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, फिर ये अर्थ है और अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर है, फिर जब ये उस मीडियम से अर्थ के मीडियम में आई तो यहाँ से फिर रिफ्रैक्ट हो गई। तो ये लाइट जो रिफ्रैक्ट होके आ रही है इसकी वजह से स्टार कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट जाता दिखता है, इसलिए वो ट्विंकल करता नजर आता है, क्योंकि कभी उसकी इमेज लेफ्ट बनती है, कभी राइट, कभी लेफ्ट तो कभी यहाँ डार्क स्पेस बनता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देयर इज अ ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, क्योंकि स्टार अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है। आई बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्लियर? तो हमने ट्विंकल जस्टिफाई कर दिया, हमने स्टार क्यों छोटे नजर आते हैं, स्टार की हीट एंड लाइट का इम्पैक्ट क्यों नहीं होता है, ये जस्टिफाई कर दिया, उसका डिस्टेंस जस्टिफाई कर दिया। अब हम इनकी कॉन्स्टेलेशंस, इनकी इंपॉर्टेंट स्टार्स और इनका डायरेक्शन में क्या महत्व है वह बताते हैं। स्टॉप। स्टार्स की बात करते हैं और स्काई की बात करते हैं, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है। सपोज कीजिए ये आपका स्काई है, रात के समय है, इसमें कभी भी आपको स्टार्स इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में नज़र नहीं आएंगे। स्टार्स आपको रैंडमली ग्रुप्स की फॉर्म में नजर आएंगे, और ये जो ग्रुप्स रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट, इन ग्रुप्स को हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। इन्हीं कॉन्स्टेलेशंस के बेसिस में आप भारत में देखें तो राशियाँ होती हैं, 12 राशियाँ, 28 नक्षत्र, ये अलग अलग तरह की शेप लेते हैं। इनमें से एक शेप रहती है जिसे हम उर्सा मेजर या बिग बियर कहते हैं, बड़ा भालू वाली शेप। उस उर्सा मेजर या बिग बियर शेप का एक हिस्सा है जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं या फिर डिपर कहते हैं। तो ये सप्तऋषि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का एक सप्तऋषि आपको आकाश में नजर आ जाएगा। अब इस सप्तऋषि की क्या खासियत है, इसमें अगर आप देखें तो ये सप्तऋषि जो है, इसका ये जो एक्सिस स्टार्स हैं, इस एक्सिस स्टार से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए सीधी, और यहाँ पर जो आपको एक स्टार नजर आता है इसे आप कहते हैं पोल स्टार, ध्रुव तारा। एंड दिस इज माइंड ब्लोइंगली इंपॉर्टेंट। व्हाई? होता क्या है, आज के दिनों में आपके पास सारे रोड हैं, सारे इंडिकेटर हैं, जीपीएस है, सारे माइलस्टोन है, सब कुछ है, आपको कहीं भी जाना है आप पहुंच सकते हैं। अब आ जाते हैं आज से थोड़े साल पहले, लगभग 2000 साल पहले की बात करते हैं, 2500 साल पहले की। कहीं जाना है तो क्या करेंगे, आप एक डेजर्ट में खड़े हैं, एक ओपन प्लेन में खड़े हैं, किधर जाना है, कैसे पता लगेगा डायरेक्शन का? दिन के समय में तो चलो हमने देख लिया, जब शेडो मिनिमम है तो मतलब सन वर्टिकल है, मतलब 12 बज रहे हैं, मिड नून है। इसके बाद अगर हम बात करें शेडो राइट बन रही है तो सन लेफ्ट में है, शेडो लेफ्ट बन रही है तो सन राइट में है। इस सारी चीज़ों को हमने समझा, लेकिन मुद्दे की बात है रात को क्या किया जाए, रात को डायरेक्शन कैसे पता लगाई जाए। तो भाई खासियत समझो, देखो ये जो हमारी अर्थ है इसकी खासियत है ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ये अर्थ का एक्सिस है जिसे हमने डंडे की फॉर्म में यूज़ किया है, बट ओरिजिनली ये डंडा होता नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। अर्थ इस एक्सिस पे इस तरह से रोटेट करती है, मतलब सन अगर यहाँ पे है तो सबसे पहले किसी भी कंट्री का या किसी भी कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न रीजन सन को फेस करेगा और फिर सन वेस्टर्न रीजन तक जाएगा। तो इसलिए सूर्य उदय पूर्व से होता है, सन ईस्ट में राइज करता है और वेस्ट में सेट हो जाता है, डूब जाता है। ऐसे में इसी सन के साथ साथ यहीं पे स्टार्स भी हैं। तो जब शाम होने लगती है आप देखना जितनी भी ये कॉन्स्टिलेशंस हैं ये ईस्ट में होती हैं, और सुबह होते होते ये सारी कॉन्स्टिलेशन वेस्ट में आ जाती हैं, है ना? यही होगा ना एक नेचुरल कंसेप्ट। अब हम क्या करें, कॉन्स्टिलेशन तो ईस्ट से वेस्ट जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, अब हम कैसे पता लगाएं डायरेक्शन क्या है, हम कितने बजे कहाँ खड़े हैं, सारी चीज़ों का हल क्या है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर एग्जैक्ट एक स्टार बना दिया गया एकदम नॉर्थ पे, इस एक्सिस के ऊपर। तो ये है पोल स्टार। अब अर्थ कितनी भी घूमती रहे पोल स्टार पे असर नहीं पड़ता। पोल स्टार ऑलवेज स्टैटिक, पोल स्टार ऑलवेज इज इन द नॉर्थ। और पोल स्टार को ढूंढने का तरीका क्या है, चुप करके आकाश की तरफ देखो और सप्तऋषि को ढूंढो। सप्तऋषि को ढूंढने के बाद उनके एक्सिस स्टार्स ढूंढो, एक्सिस स्टार से सीधी लाइन मार दो और जहाँ पे जाके वो रुकती है वो है पोल स्टार। और पोल स्टार कहाँ होगा, ऑलवेज इन द नॉर्थ। और नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करिए तो आपके राइट हैंड में ईस्ट है, लेफ्ट हैंड में वेस्ट है, के पीछे साउथ है। इट्स सिंपल। इसी तरह से आप सारी चीज़ों का पता लगा लेते हैं। कॉन्स्टलेशंस की पोजीशन से पता लगा लेंगे कि मिडनाइट है, मॉर्निंग होने वाली है, ये क्या है। और डायरेक्शन से आपको पता लगा दिया जाता है कि इतने कदम या इतने कोस उत्तर पूर्व दिशा में चलना, नॉर्थ ईस्ट दिशा में चलना। तो ये पोल स्टार है नॉर्थ, ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में हमने इतने कोस चलना है। और इस समय ये कॉन्स्टलेशन यहाँ है तो रात के कुछ इतने बज रहे होंगे, इस माध्यम से लोग ट्रैवल करते थे। तो सितारों की गतिविधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्टार्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, और इनमें पोल स्टार सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता था, इस बात का ध्यान रखना। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अब यहाँ पर ये आ जाता है कि
शेप्स इनकी कैसे डिसाइड की जाती थी? मैंने अभी आपको बताया सप्तऋषि है, डिपर है, बहुत से देखेंगे तो आप एक पर्सन बो लेकर के खड़ा है, आप देखेंगे तो एक वुमेन भी दिखाई जाएगी, आप देखेंगे तो एक हल बनाया होता है, हल, ये कॉन्स्टलेशन। तो जितनी भी उस समय में चीज़ें, वस्तुएं इस्तेमाल में आती थी, जिनका यूजेस था, यूटिलिटी थी, वो जानवर जिनसे लोग एक्वेंटेड थे, जानकार थे, वो चीज़ें जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती थी, जैसे डिपर बच्चों के लिए इस्तेमाल होता था, इस तरह की चीज़ें, जैसे सप्तऋषि वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन मैथोलॉजी। तो इस तरह से हमने जो चीज़ें डेली यूजेस में आती हैं, जिनसे हम बहुत बड़े पैमाने पर जानकार हैं, हमने उन्हीं के बेसिस पर ये डिक्लेयर कर दिया कि ये शेप है, वो शेप है, क्योंकि हम इसी को ज़्यादा रेलिवेंट मानते हैं और हम इसी चीज़ों से रोज़मर्रा की चीज़ों को इस्तेमाल करके समझ पाते हैं। तो हमने स्टार्स को भी उस तरह की शेप्स दे दी और इसी तरह से आपने कॉन्स्टलेशंस बना दी। ओके, क्लियर? क्रैब है, मकड़ा है, केकड़ा है, कई कुछ बना होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है डायरेक्शन, डिस्टेंस और टाइम बताने में स्टार्स का, नाइट स्काई का, और ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए वापस हम सन पे आ जाते हैं, जिसके बेसिस पर आगे की सारी गतिविधियाँ डिसाइड होंगी। और सन की अगर हम बात करें तो सन का अगर ये कोर है जहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपसे पूछा जाए कि सन में मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होगा, तो कोर में। मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होगा? कोर में। यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, ये पहला एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट, एक कंसेप्ट होता है कंडक्शन का। अगर आपने प्रेस गर्म की है तो वो गर्म प्रेस अगर आप कपड़े पे रखेंगे तो उस गर्म प्रेस के कांटेक्ट में आने के कपड़ा भी गर्म हो जाएगा, इसे कंडक्शन कहते हैं। अगर आपने कोयले गर्म कर लिए हैं तो प्रेस को उसके ऊपर रख लीजिए तो उन कोयलों की हीट से प्रेस भी गर्म हो जाएगी, ये भी कंडक्शन है। तो कंडक्शन के माध्यम से आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र करते हैं, बॉडी को टच करते हैं, और जिस बॉडी से हीट ट्रांसफ़र हुई होती है वो बॉडी ठंडी हो जाती है, जिसमें हुई होती है वो गर्म हो जाती है। तो कुल मिलाकर के ये जो सन का कोर है, इस कोर से कंडक्शन के माध्यम से और कन्वेक्शन के माध्यम से ये जो हीट है ये सन के सरफेस पे पहुंचती है। तो ऐसे में हीट को ट्रैवल करना पड़ता है, तो ट्रैवल में एनर्जी डिसिपेट भी होती है। इसी डिसिपेशन की वजह से अगर आप सरफेस की बात करें तो सरफेस पे आपको लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिलता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो सन का सरफेस है, यहाँ पर बहुत सारी गैसेज है, हाइड्रोजन है, हीलियम, मीथेन है, बहुत सारी गैसेज है। ऑलवेज वो गैसेस बहुत अति लेवल पर गर्म हो जाती हैं, जिनकी वजह से ऑलवेज वो फ्लेम्स की तरह, जैसे आग उठ रही है, इन फ्लेम्स की तरह हवाओं में उठती रहती हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं सन के बारे में। अब हम सन की बात करें तो सन हम दूसरी शेप में बना लेते हैं ताकि आपको प्लैनेट्स अच्छे से समझ आ जाए। ये जो सन है, सन से डिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक प्लैनेट आपको नजर आ जाएगा, जिसका नाम है मरकुरी। मरकुरी, अब मरकुरी के बारे में हमें क्या जानना है? सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मरकरी क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के। अब क्लोजेस्ट होने की वजह से होगा क्या? सन के इर्द गिर्द सभी प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, और चक्कर लगाने की अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये सन है और ये प्लैनेट है, तो ये प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। तो ये जितना सन के क्लोज होगा ये उतनी ही जल्दी अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। जो प्लैनेट जितनी दूर है उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो मरकुरी का जो रेवोल्यूशन है सन के अराउंड वो बहुत क्विक हो जाता है, यानी कि 88 डेज का साल होता है मरकुरी में, 88 दिनों का साल होता है, क्योंकि वो 88 डेज में मरकुरी सन के अराउंड रेवोल्यूशन लगा लेगा। ये पहली बात। तो आपको कई बार MCQs आते हैं, 4 प्लैनेट दिए होते हैं और उनका रेवोल्यूशनरी पीरियड दिया होता है। आपको रट्टा मारने की नीड ही नहीं है, आपको मैच का कॉलम करना है किसका क्या है। तो आप सन से उन प्लैनेट्स का डिस्टेंस देख लीजिए, बस सीक्वेंस में सारे प्लैनेट्स कर लीजिए, आप ऑटोमेटिकली उसका रेवोल्यूशनरी पीरियड मैच कर देंगे। जो जितना क्लोज है उसका रेवोल्यूशनरी पीरियड उतना ही कम है, जो जितना दूर है उसका रेवोल्यूशन का पीरियड उतना ही ज़्यादा है। ये एक कंसेप्ट। तो यहाँ पर आप देखें तो डिस्टेंस कम है तो रेवोल्यूशनरी पीरियड भी क्या है? कम। तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेवोल्यूशनरी पीरियड। क्लियर है? लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा कंसेप्ट, ये मरकुरी है और ये मरकुरी का रोटेशन है। ये सन है जो मरकुरी से बहुत बड़ा है, तो सन का एक ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट भी है, टाइडल इम्पैक्ट जिसे हम कहेंगे। सन की या किसी भी प्लैनेट की जो अपनी फोर्स होती है, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। जब ये फोर्स किसी और प्लैनेट पर इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो इसे हम टाइडल इम्पैक्ट कह देते हैं। जैसे चंद्र की ग्रेविटेशन फोर्स जब भारत में या किसी भी कंट्री में समुद्र के पानी के ऊपर असर पैदा करके उसे अपनी ओर खींचती है तो वो टाइडल इफेक्ट है। तो उससे जो क्रिएट होती हैं वो टाइड्स क्रिएट होती हैं। क्लियर है कहानी? तो अब सन की ग्रेविटी जब इस मरकुरी नाम के प्लैनेट पे, ये अर्थ है से इमेजिन करो मरकुरी, इसकी इतनी क्लोज होकर के इतने बड़े साइज में अपना टाइडल इम्पैक्ट डालेगी तो नेचुरली इसके ऊपर ब्रेक इफेक्ट करेगी, ब्रेक की तरह का, तो इसकी रोटेशन बड़ी स्लो होगी।
लेकिन यही इससे बहुत दूर जो प्लेनेट है सन उससे काफ़ी दूर है, तो सन का ग्रेविटेशन इम्पैक्ट से जो पैदा होने वाला टाइडल इम्पैक्ट है वो कम होगा, तो उसकी रोटेशन बहुत फास्ट होगी। तो डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रोटेशन, खत्म कहानी। तो दिन और रात का समय बढ़ता चला जाएगा दूरी से, और रेवोल्यूशन का समय घटता चला जाएगा दूरी से, ठीक है। दिन और रात का समय रोटेशन जो है वो फास्ट होती चली जाएगी, रेवोल्यूशन जो है वो बहुत लॉन्ग होती चली जाएगी। इस कंसेप्ट को ऑलवेज याद रखना, सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में सेकंड प्लैनेट आ जाता है वीनस, सीक्वेंस में सारे प्लैनेट सीक्वेंस में याद रहने चाहिए। अब जब हम वीनस की बात करते हैं तो वीनस के बारे में खासियतें क्या हैं, याद रहे हम यूनिवर्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें वो कंसेप्ट उस लेवल पे नहीं करने, हम इंट्रोडक्टरी चैप्टर कर रहे हैं। तो वीनस के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसे जुड़वा भाई कहते हैं अर्थ का, ये क्वेश्चन कई बार आया है। इट इज़ अर्थ ट्विन। अर्थ ट्विन किन कंडीशंस में अर्थ का जुड़वा भाई कहते हैं? सबसे पहली कंडीशन मास, सेकंड कंडीशन साइज, थर्ड कंडीशन डेंसिटी। तो ये बात याद रखना, तीनों याद रखना। मास, डेंसिटी एंड साइज के बेसिस पे से अर्थ का जुड़वा भाई कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर? वीनस के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं, और वीनस आपको नेकेड आइज के साथ शाम को नज़र आ जाता है। अगर आपको वीनस को देखना है तो वीनस आपको नज़र आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। मरकुरी के बाद वीनस, वीनस के बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ जाता है अर्थ। अब जब हम अर्थ की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट क्या है, अर्थ थर्ड क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन से, लेकिन फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। क्लियर है जी बात? सेकंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट अर्थ के बारे में, अर्थ वो है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब क्यों लाइफ एग्जिस्ट करती है उसके कारण समझते हैं। तो सबसे पहला आस्पेक्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कैसे रोल प्ले करता है लाइफ एग्जिस्ट कराने में, इसको समझते हैं। स्टॉप। अब अर्थ में लाइफ है, लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर। तो चलिए एटमॉस्फेयर का रोल समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अर्थ। अगर हम अर्थ को देखें तो ये देखिए, ये आपकी अर्थ है और ये अर्थ के अराउंड उसकी एटमॉस्फेयर की एक लेयर है। ये आपका सन है और सन से ये रेज अर्थ की तरफ आ रही हैं। तो होता क्या है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनकी एक खासियत रहती है कि वो आने वाली रेज जो सन से आ रही हैं इनके लिए तो ट्रांसपेरेंट रहती हैं, अब जो वापस अर्थ से जाती है हीट उसके लिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहती हैं। अब समझाते हैं कैसे। देखिए कंसेप्ट समझिए, जब हम बात करते हैं सन से रेडिएशंस आ रही हैं तो इनको हम एक टर्म में लिखते हैं शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। शॉर्ट वेव, तो शॉर्ट वेव का मतलब क्या है, देखिए ये सन है, सन से वेव्स की फॉर्म में रेडिएट होगी हीट और लाइट जो भी है। अब जितना ज़्यादा सन से हीट प्रोड्यूस हो रही है, पार्टिकल्स में मोशन उतना फास्ट रहेगा। पार्टिकल्स में मोशन जितना फास्ट रहेगा उतना ज़्यादा रेडिएशन की जो वेव है उसकी वाइब्रेशन रहेगी। तो इसकी मतलब से इस तरह से वेव्स आपकी क्रिएट होंगी। तो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस आप अगर काउंट करें तो इसे कहते हैं वेवलेंथ। दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो ये वेवलेंथ यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत छोटी है, क्योंकि जो रेडिएशन है इसमें एनर्जी का लेवल बहुत हाई है, जिसकी वजह से पार्टिकल वाइब्रेशन इज़ वेरी हाई, जिसकी वजह से वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है। तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन जो सन से आती है। अब अल्टीमेटली हीट अचीव करने के बाद आपको पता है अर्थ भी हीटअप हो जाएगी, और जब एक बारी अर्थ हीटअप हो जाएगी तो जब रात के समय में सन से रेडिएशन नहीं रिसीव हो रही है तो अब अर्थ री रेडिएशन करेगी, अर्थ से हीट निकलेगी, और इसको हम कहते हैं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। तो अर्थ टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव क्यों, क्योंकि हीट का एनर्जी का कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं है, तो ये फास्ट ट्रैवल कर जाएंगी और ये इस तरह से बनेंगी। तो दो क्रेस्ट के बीच में आपका जो डिस्टेंस है वो बहुत बढ़ गया, तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, वेवलेंथ इज़ वेरी मच। तो इस वजह से ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है। तो होता क्या है, जब शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस आती हैं एटमॉस्फेयर उसे ट्रांसपेरेंट रोल प्ले करते हुए आगे गुजरने देता है, अर्थ उसे रिसीव करती है, पूरा दिन अर्थ हीटअप होती है। जब रात के समय में लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस निकलती हैं तो अर्थ के अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अदर ग्रीन हाउस गैसेस इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एब्जॉर्ब होने के बाद एटमॉस्फेयर में एक टेम्परेचर मेंटेन होता है। यही एक खासियत है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, जिसकी वजह से अर्थ में टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा फॉल करता है ना बहुत ज़्यादा रेज होता है, जितना लाइफ फॉर्म्स के लिए एक टेम्परेचर चाहिए मेंटेन उतना रहता है। तो ग्रीन हाउस गैसेज आर इंडिस्पेंसिबल for the maintenance of the temperature of the earth, and the temperature maintenance is very much required for the survival of life form on this particular planet. इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम मून का एग्जांपल लें तो मून के अराउंड एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जब दिन के समय में सन की रेडिएशन आती है तो मून का टेम्परेचर होता है +170 डिग्री सेल्सियस,
और रात के समय में एटमॉस्फेयर नहीं है तो सारा वापस चला जाएगा, तो रात का टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियस, तो दिन में तप रहा होता है और रात में शीतल हो चुका होता है, एकदम कूल। ऐसे में +170 से -150 डिग्री का एक वेरिएशन जो है, तो ये तो एक तरह का आपका स्टरलाइजेशन ही हो जाएगा। जैसे फूड प्रोडक्ट या वो बाकी चीज़ों का पॉस्चराइजेशन करते हैं ना, एकदम से टेम्परेचर रेस करके एकदम से गिराना ताकि बैक्टीरिया मर ही जाए इतने टेम्परेचर में, तो यही आपके साथ हो जाएगा, इसलिए लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, वहाँ से एस्टेरॉयड जब आते हैं, मीटरॉइड्स आते हैं, तो अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर की लेयर में एंटर होते ही फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से बर्न हो जाते हैं और फिर अर्थ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। जो पहुँच भी पाते हैं छोटे छोटे टुकड़े आ पाते हैं, उनसे कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर हमारी रक्षा करता है, और भी बहुत कारण है, पर अभी के लिए इतना ही समझिए। सेकंड एस्पेक्ट है अर्थ पे वाटर है। वाटर इज एसेंशियल फॉर सो मेनी एक्टिविटीज, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन योर बॉडी, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल, इन द प्लांट्स, वाटर इज एसेंशियल। सो वाटर यहाँ पर है। तीसरी अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो इसके लाइफ सपोर्टिंग गैसेज यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। बोथ गैसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन जहाँ प्लांट्स को चाहिए, ऑक्सीजन आपको चाहिए, तो वो दोनों की गैसेज यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। इन सारी कंडीशंस की वजह से फिर प्लांट लाइफ है, जो प्लांट लाइफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसी से आगे बायोटिक लाइफ और आगे आपका न्यूट्रिशन और फूड क्रिएट होता है। तो ये सारी चीज़ें अर्थ में एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए अर्थ में लाइफ है। अर्थ को अगर ऊपर सैटेलाइट से देखें तो 2/3 वाटर है, जिसकी वजह से इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। बेअंत पानी है और नीला नज़र आता है वो ऊपर से। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। यही सारी बातें अर्थ के बारे में इंपॉर्टेंट है। आगे जा करके तो पूरी बुक ही अर्थ के बारे में पढ़नी है, अभी के लिए इतना समझ लीजिए। अर्थ से आगे बढ़ते हैं तो अगला जो प्लेनेट आ जाता है, इसे हम कहते हैं मार्स, मंगल। देखिए जो मार्स है, इसके बारे में खासियत ये है कि यहाँ पर आपको डार्क पैचेस नज़र आते हैं, और इन डार्क पैचेस की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स जो एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में, यानी कि चांद सितारों की दशाओं को पढ़ते हैं, जिनमें से कभी एक आर्यभट्ट भी हुआ करते थे, जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि जो चंद्रमा है, जो पृथ्वी है, ये सूर्य के प्रकाश से ही जगमगाते हैं, सूर्य के प्रकाश से ही इनमें प्रकाश है। तो इस तरह के लोगों को हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर के द्वारा आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट का विषय मार्स बना हुआ है, क्योंकि मार्स में कुछ डार्क पैचेस हैं, जिससे पता लगता है कि शायद कभी यहाँ पर वेजिटेशन थी, कभी यहाँ पर पानी था, कभी यहाँ पर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती थी। तो आने वाले समय में क्या ऐसी कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाया जा सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ फॉर्म क्रिएट की जा सके। इसलिए मंगल के बारे में काफ़ी एक्सपेडिशंस हैं मार्स को लेकर के। इसका रंग जो रहता है वो लगभग गेरुआ केसरी सा रहता है, जैसा हनुमान का कलर रहता है। तो मंगलवार का दिन हनुमान का दिन है, तो उस तरह का जो कलर रहता है, तो इसे आप येलो रेड प्लेनेट भी कहते हैं। मार्स की ये खासियत है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लाइफ इसमें अभी एग्जिस्ट किसी फॉर्म में नहीं करती है। इसके बाद आ जाती है मार्स के बाद एक एस्टेरॉयड बेल्ट, और उसके बाद आ जाता है जुपिटर। अब ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, इसका क्वेश्चन आता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट अंतरिक्ष में किसके बीच में, मार्स एंड जुपिटर। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। अब क्यों बनी है ये एस्टेरॉयड बेल्ट, दो कहानियाँ बना देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि इस सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं, ये सभी के सभी प्लैनेट डेब्रिस एंड गैसेस के कंसंट्रेट होने की वजह से बने हैं। डेब्रिस एंड गैसेस के कंसंट्रेट होने की वजह से सर्कुलर शेप क्यों है इनकी, तो उसको समझाने का एक ही कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। कोई भी चीज़ है जब वो बन रही है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसके भीतर से बाहर की तरफ एक एनर्जी लग रही है, जिसे आप सेंट्रीफ्यूगल कह सकते हैं, घूम रही है, और बाहर से अंदर की तरफ एनर्जी लग रही है जो सेंट्रीपिटल है। जैसे आपने पैराशूट खोला और उसमें अलग अलग जगह पर रस्सियाँ बांध के उसे खींच दिया, तो ऑलवेज स्फेरिकल शेप ले जाएगा, ऑलवेज गोल शेप ले जाएगी। इस तरह से सभी प्लैनेट्स हैं, क्योंकि रोटेट कर रहे हैं अपने एक लेवल पर, तो एक सर्कुलर शेप ऑलवेज मेंटेन्ड है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ऐसे में ये जो एक छोटे छोटे कण हैं डेब्रिस के और अदर चीज़ों के, ये इस बेल्ट की फॉर्म में ही रह गए। प्लैनेट क्यों नहीं बन पाए? पहले सारे प्लैनेट इसी तरह से बेल्ट की फॉर्म में थे, वन बाय वन कंसंट्रेट